चलो सो लास्टली हमने फिजिक्स में इसके ये हमारा जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स देखे थे और एक ही न्यूमेरिकल लास्ट न्यूमेरिकल हमारा बाकी है और उसके पहले की जो 2 थियरी हमने स्किप की थी वो बाकी है। सो आज हम वही करने वाले हैं। विद दैट आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आई होप तुमने देख लिया वीडियोस वो जो न्यूमेरिकल वाले, शायद तुम नहीं आए थे। चिराग ही था, तुम नहीं थे। लास्ट लेक्चर में तुम नहीं थे। एग्जाम्पल में तो मैं थी। कौन सा? सारे एग्जाम्पल हो गए हैं, सिर्फ लास्ट एग्जाम्पल बाकी है। तो फिर तुमने देखा भी नहीं तो पूरा वेकेशन चला गया। सो these all numericals we have completed. Lastly we have completed numerical number 7.7. This in times and days it has to be solved. So that we have completed. At that day you were not there, so देख लेना, सारे वीडियो अपलोड भी है। ओके नाउ लास्ट ये एक थियरी बाकी है, उससे पहले जो हमारी 2 थियरी बाकी है that we will complete. That is the gravity. Okay, acceleration due to gravity. Yes, ये बाकी है and ये भी बाकी है। Yes. So the theory acceleration due to gravity of the earth. जो लास्ट लेक्चर था वैकेशन से पहले तब हमने डिस्कस किया था। ओके सो देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स व्हाट? जी जो हम बोलते हैं वो, उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। ओके न्यूमेरिकल इसके बेस पे कम पूछे जाते हैं, जो न्यूमेरिकल जिसके बेस पे पूछे जाते हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इसके बेस पे कम पूछे जाते हैं। देन ऑल्सो इन स्पाइट ऑफ दैट theory point of view it is important, so that we will see. The earth can be imagined to be a sphere made of a large number of concentric spherical shells with the smallest one at the center and the largest one at its surface. मतलब ऐसे बोला गया है कि हमारी अर्थ है और हमारी अर्थ बहुत सारी शेल्स से बनी हुई है। शेल्स मतलब जस्ट लाइक कवरिंग, जैसे एक अंडा होता है तो अंडे का एक शेल होता है, वैसे दूसरा शेल, तीसरा शेल। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं तो नहीं बोलते शेल 1 शेल 2 लाइक दैट। तो ये आउटर मोस्ट सरफेस है वो एकदम बाहर वाला शेल है। फिर जो सेंटर में एकदम छोटा होता है दैट इज ऑल्सो 1 शेल। फिर उसके बाहर और एक, फिर उसके बाहर और एक, फिर उसके बाहर और एक। तो वैसे बहुत सारे इन द सेंस इनफाइनाइट शेल से हमारा ये अर्थ बना हुआ है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये तो लेयर है ना। ओके इट इज अ सॉलिड, सो वी कैन एज्यूम लाइक दैट। जस्ट लाइक और एग्जांपल से ऑनियन। ओके ऑनियन पील के से एक निकलता है तो एक शेल निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो वैसे करके लास्ट तक वो है। तो वैसे ही हम एज्यूम कर सकते हैं। ओके देन अ पॉइंट आउटसाइड द अर्थ इज ऑब्वियसली आउटसाइड ऑल द शेल्स। ओके मतलब कि एक पॉइंट है जो अर्थ से बाहर है, मतलब से यहाँ पर है ऊपर। ओके तो ये अर्थ से बाहर है, ऑब्वियसली अर्थ से बाहर ही है ये पॉइंट। ओके thus all the shells exert a gravitational force at the point outside just as if their masses are concentrated at their common center according to the result before that we have whatever discussed based on that। मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि अगर ये एक पॉइंट ऐसे बाहर है तो जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स हमने देखा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब पूरे यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट वेदर लिविंग नॉन लिविंग उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि कोई एक मास स्मॉल m मास वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा अर्थ इटसेल्फ। तो ये अर्थ की जितनी भी शेल्स है या पूरी की पूरी जो अर्थ है वो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ऑब्वियस है। ओके अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा तो वही बोला है
कि इफ देयर मासेस आर कॉन्सेंट्रेटेड एट द कॉमन सेंटर अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट स्टेटेड, मतलब कि ये जो अर्थ है उसका मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके सेंटर पे। वैसे अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए ओके, तो से मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, से मैंने कोई एक और शेल ले ली है, ये ऐसी शेल ले ली है, ये शेल पर ऐसा समझो कि मैंने ये समझने के लिए है, तुम्हें ये दिखाना नहीं है ओके। सपोज यहाँ पर कोई मेरा मास है, तो ये मास और ये मास के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा ओके। सो से इफ आई अज्यूम कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लाइक दिस ऐसे है, वैसा ही कोई दूसरा मास ये साइड भी है, ये जो एक शेल है जो हमने एज्यूम किया वहां पर कोई दूसरा भी मास है, वो दूसरे मास और ये जो हमारा पहला वाला मास है उसके बीच में भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा राइट। सबके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है, हम सबके बीच में भी लगता है, ऑल दोस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। हाँ, सो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है, अब इसके हम कंपोनेंट निकाले अगर, तो ये अगर जैसे हम निकालते थे कि ऐसे है तो हम ऐसे निकालते थे कि x कंपोनेंट y कंपोनेंट, ये अगर थीटा है तो हम बोल देते थे सपोज दिस इज v, तो दिस इज v cos थीटा एंड दिस इज v sin थीटा, वैसे हम बोलते थे। तो वैसे ही यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा वेक्टर है या फोर्स है उसका x कंपोनेंट ये रहा और y कंपोनेंट ये रहा, देन वैसे ही ये जो है उसका भी x कंपोनेंट ये रहा और y कंपोनेंट सपोज यहाँ पर ये रहा, देन तो वैसे जहां जहां मास होंगे, जहां पर भी यहाँ पे जहां पर भी मास होंगे सब जगह फोर्स लगेगा। और ये दोनों एक दूसरे की वैल्यू जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है वो एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड मतलब कि यहाँ पे जितने भी सारे मास होंगे वो सबका नेगेटिव एक्स आएगा और यहाँ पे जितने भी मासेस होंगे वो सबका एक पॉजिटिव एक्स आएगा। तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वो क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देंगे। रहा क्या सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट में ऐसा नहीं है कि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, दोनों ही नीचे जा रहे हैं, दोनों ही कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट द सेंटर। फोर्स ऑफ ग्रेविटी और से मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब ये टुवर्ड्स द सेंटर जा रहा है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दैट होल मास ऑफ द अर्थ इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। ये सिर्फ सेंटेंस समझने के लिए बता रहा था, ये तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन समझ में आ गया तो इसीलिए सेंटर में है। The total mass of the shell combined is just the mass of the earth, मतलब कि जो टोटल मास होगा वो तो अर्थ का मास है, उससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं क्योंकि बड़ी क्वांटिटी क्या है, अर्थ ओके। तो उसके मास के कंपेयर में बाकी ये छोटे छोटे मास उसका तो कुछ नेग्लिजिबल ही है, वही चीज बोल रहे हैं। Then hence at a point outside the earth the gravitational force is just as if its entire mass of the earth is concentrated at the center। मतलब अगर कोई भी हमने पॉइंट बाहर लिया, कोई भी पॉइंट बाहर लिया तो हम क्या बोल सकते हैं, अर्थ की सरफेस से बाहर कोई पॉइंट लिया तो हम बोल सकते हैं कि अर्थ का सारा जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पर है, सेंटर पर है, वही चीज बोलते हैं। अब कोई एक दूसरा केस लेते हैं ओके। फॉर अ पॉइंट, तुम अगर थियरी लिखो तो थियरी में यहाँ लास्ट 3 लाइंस में एक ही चीज बताई गई है, तो 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखो, बात खत्म ओके। हाँ, सो अब नेक्स्ट, ये पहला केस था। अब दूसरा केस, हमने ऑब्जेक्ट लिया था बाहर, मतलब एक मास ऑब्जेक्ट लिया था बाहर, अब हम ले रहे हैं अंदर ओके। तो देखो, फॉर अ पॉइंट इनसाइड द अर्थ दिस सिचुएशन इज डिफरेंट ओके। Again consider the earth to be made up of concentric shells as before and a point mass m situated at a distance r from the center। मतलब कि हमारा जो ये हमारा है ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पर है ओके। तो ये डिस्टेंस जो है, ये दिस डिस्टेंस इज से r, दिस डिस्टेंस इज से r। The point P lies outside the sphere of radius r। देखो ये ओके, ये r रेडियस वाला स्फीयर है और P उसके बाहर है। बाहर है मतलब उसकी बॉर्डर पे है या तो बाहर है लेकिन अंदर नहीं है, मतलब ये मेरी r रेडियस है तो r रेडियस वाला ये स्फीयर होगा राइट। तो मेरा पॉइंट P मास वाला वो या तो ये बॉर्डर पे होगा या तो इसके बाहर होगा लेकिन अंदर तो नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं ओके। जैसे यहाँ बुक में भी गिवन है ओके।
the point P lies outside the sphere. For the shells of radius greater than r, the point P lies inside. मतलब कि जिसकी रेडियस इससे, ऐसा समझो कि ये मेरा पॉइंट P है, अब ये मेरा r है, ओके, ये r रेडियस का स्फीयर है, उसकी सरफेस पर मेरा पॉइंट P है. पॉइंट P मतलब जो मास स्मॉल मास m है वो. अब मैं बोलूं कि कोई एक दूसरी रेडियस लेता हूं कैपिटल R विच इज ग्रेटर देन स्मॉल r, इससे ज्यादा है. तो जैसे ही मैं ये एक स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूं जिसकी रेडियस कितनी है कैपिटल R, तो ये पॉइंट P अब तो इनसाइड हो गया, राइट? ओके, तो वही चीज बोल रहे सिंपल. सो क्या बाहर पॉइंट हमने रखा था, राइट? तो बाहर के पॉइंट का तो हमने इससे पहले बोल दिया कि टोटल मास है वो टुवर्ड्स दी सेंटर लगेगा. ओके, अब अगर पॉइंट अंदर हो, कोई मास ऑब्जेक्ट है, मतलब ऐसा समझो कि अभी हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे है, लेकिन तुम अर्थ की सरफेस के अंदर चले गए, मतलब खुदाई करके अंदर चले गए, तो उतना डिस्टेंस अंदर गए ना तुम. ओके, तो वो उतना डिस्टेंस अंदर गए, उसकी वजह से जी पे क्या फर्क पड़ रहा है वो हम पता करने की ट्राई कर. अभी हम बेसिक देख रहे हैं कि जी क्या होगा, जी का फॉर्मूला क्या होगा. इसके बाद वाली जो थियरी है उसमें हम बोल सकते हैं कि अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये दो थियरी इसके बाद वाली थियरी है कि जो अर्थ की सरफेस है उसके ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी और उसके नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी. अभी तो सिर्फ हम जी का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं. ओके, सो hence according to the result stated in the last section they exert no gravitational force on mass m kept at p. मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि अगर मैंने कोई भी मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया जैसे कि ये है, ओके, तो यहां मैंने अगर मेरा पॉइंट लिया तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाएगा? अर्थ का ये जो पोर्शन है ये वाला, वही फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा P पर. ये वाला तो लगाएगा नहीं क्योंकि वो तो बाहर चला गया है. ओके, और मान लो कि हम जैसे बोलते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा, तो मेजर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगा. अब तो ऐसा समझो कि यही मेरा अर्थ है, तो जैसे पहले अर्थ थी, ये पूरी की पूरी अर्थ लगाती थी, वैसे ही अब अर्थ छोटी हो गई, ऐसा समझ लो. ओके, तो ये लगाएगी. बट अब कहने का मीनिंग क्या है कि ये फोर्स लगाएगा, बाहर का फोर्स नहीं लगाएगा. मान लो कि बाहर का फोर्स अगर लगाए भी तो क्या होगा? देखो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या था? जी एम ई से एम अपॉन आर स्क्वायर. जो भी डिस्टेंस हो, रेडियस ऑफ द अर्थ हम ले लेते हैं. ओके, सो आर ई का स्क्वायर. अब मान लो कि ये देखो, अगर ये बॉडी की वजह से जो फोर्स लगेगा, ओके, इसके ऊपर होगा, तो ये देखो यहां पर क्या है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहां से ये डिस्टेंस कंपेयर्ड टू ये वाला डिस्टेंस, ये देखो ये नीचे भी तो वो सरफेस है जो निकल गया, ये पूरा निकल गया है, राइट? समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अंदर का हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो ये पूरा निकल गया. तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? नहीं, कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. बट एट द सेम टाइम ये डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम देखो मास यहाँ पे ज्यादा है. देखो ये कितना सारा मास है ये वाला, और उसकी कंपेयर में ऊपर वाला मास तो कम है. तो डिस्टेंस ज्यादा है और मास भी ज्यादा है, तो मतलब ये डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो फोर्स क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया. लेकिन मास ज्यादा है तो फोर्स वापस ज्यादा हो गया, मतलब कोई फर्क पड़ा नहीं. वैसे ही ऊपर वाले केस में मास कम है तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? कम होगा. लेकिन डिस्टेंस भी कम है, तो डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. तो एक सेंस में फोर्स ज्यादा, दूसरे सेंस में फोर्स कम, मतलब नेट फोर्स विल बी 0. मतलब ये जो बाहर वाला पोर्शन है उसकी वजह से ये पॉइंट पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नहीं. अगेन ये सब कुछ समझने के लिए था, तुम्हें तो ये एक सेंटेंस ही लिखना है, लेकिन ये क्यों लिखा, कैसे बोल रहे हैं, समझ में आया? ओके.
नाउ नेक्स्ट, सो दिस शेल्स विच अब अंदर की बात करते हैं। ओके हम समझ गए कि ये हमारा सेंटर है और यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये पोर्शन की वजह से तो कुछ लगने वाला नहीं है, दैट वी हैव अंडरस्टूड। अब हम बोल रहे हैं कि ये पोर्शन की वजह से तो लगेगा ना, ओके तो वो कितना लगेगा, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो दिस शेल which with radius small less than or equals to r makes up the sphere of radius r, which point p lies on the surface. The smaller sphere therefore exerts a force on a mass mp as if its mass mr is concentrated at the center. मतलब कि ये जो हमारा मास है वो भी पूरी की पूरी अर्थ हो कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर, अर्थ का कोई छोटा पार्ट ले लो कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर। ओके तुम कुछ भी निकाल दो कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ही होगा। जैसे कि अभी हमारी बॉडी है, हम बोल दे कि हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पर है। अब ऐसा समझो कि थोड़ी बॉडी काट दिया हमने, ओके कि भाई काट दे थोड़ी बॉडी काट, तो इतना पार्ट काट दिया, अब बॉडी इतनी थी उसकी जगह इतनी हो गई, तो क्या सेंटर ऑफ मास वही रहेगा? नहीं, वो भी शिफ्ट हो जाएगा सेम वे। ओके तो यहां पर भी वही है कि तुम इतने अर्थ ले लो, छोटी करो, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो सेंटर में रहेगा। और यहां पर तो स्फीयर है, कॉन्सेंट्रिक है, इसलिए शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने फिर कोई ऐसे क्यूबॉइडल टाइप लिया तो शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सेंटर ऑफ मास? ओके चलो, सो दस द फोर्स, तो mr जो है mr मतलब मास, और किसका मास मतलब जो स्फीयर हमने लिया है, स्फीयर की रेडियस क्या है r, तो जो स्फीयर की रेडियस r है वो स्फीयर का मास दैट इज कैपिटल M r। तो वो हमने ले लिया कैपिटल M r। Thus the force on the mass M at P has a magnitude of this। तो फिर अब बोल रहे हैं कि हमारा F का फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स G कैपिटल M स्मॉल m। अब देखो G कैपिटल M तो हम अर्थ का लेते थे, लेकिन अब हम अर्थ की बात नहीं कर रहे, हम तो mr की बात कर रहे हैं। जितनी अर्थ ली है हमने, तो कितनी ली है r रेडियस वाली, तो फिर यहाँ पर स्मॉल m मास है, तो यहाँ पे स्मॉल m, तो G mr m डिवाइडेड बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये अब तो r ही नहीं लेंगे ना, क्योंकि ये पोर्शन तो हमने लिया है, तो हमने r लिया है, तो हम बोल लेंगे r। डन, ये लिखा है, समझ में आ गया? ओके, वी एज्यूम दैट द एंटायर अर्थ इज यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड हेंस, तो अब ऐसा बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी ऑब्वियसली, तो हमारा क्या डेंसिटी, ओके सो डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू क्या होता था, मास बाय वॉल्यूम, राइट। तो अब मैं ये मास है, ये mr, उसका फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो मास इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डन, अब mr, तो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर क्लास 10, ओके 4/3 पाई r क्यूब, राइट, 4/3 पाई r का क्यूब। डन, और इनटू ये वॉल्यूम आ गया, अब क्या बाकी है, रो, तो यहां मैंने लिख लिया रो। डन, तो ये mr की वैल्यू पता चल गया कैसे आई, mr की वैल्यू आई 4/3 पाई r क्यूब रो। मतलब मैंने मास को मास नहीं लिखा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके लिख रहा हूं। सो देखो यहां पर वी एज्यूम दैट द एंटायर अर्थ इज यूनिफॉर्म डेंसिटी, हेंस ये mr का लिखा, वैसे ही me का भी लिख सकता हूं, मास ऑफ द अर्थ, तो 4/3 पाई रो r क्यूब। तो यहाँ r इतना लिया था, अगर अर्थ ली है पूरी की पूरी, तो अर्थ का रेडियस ले लो, r टू द होल क्यूब, दैट्स इट। जितना रेडियस लेना हो उतना ले लो, एंड उसका क्यूब तो ले लिया। यहाँ पे कैसे आया, समझ में है? ओके, वेयर ओके दिस इज वी नो। ऑन द अदर हैंड मास ऑफ द स्फीयर mr भी जैसे हम लेके आए वही। डन, ओके, हेंस f इज इक्वल्स टू, अब f की वैल्यू देखो, तो f की वैल्यू क्या थी, कैपिटल G mr मतलब क्या, वॉल्यूम इनटू 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो, तो G mr इनटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल r का क्यूब, ओके स्क्वायर, स्मॉल r का स्क्वायर। तो यहाँ क्या कहेंगे, वो बगल में
ये रहा, ओके। सो स्मॉल आर का से स्क्वायर, डन, ओके। अब देखो g स्मॉल m 4/3, ये p लिख दिया है, p नहीं है, रो है, ओके। सो 4/3 रो r क्यूब r स्क्वायर, तो मतलब हमारा लास्ट में r किसका क्या क्या 4/3 ये लिया ना हमने, नहीं वहां पे वो 4 रो अपॉन 3 r कौन सा वहीं पर ही। हाँ समझ गया। वो R है ना। दिस हाँ, ये नहीं, वो उन्होंने रैशनलाइज किया है, वो r क्यूब r bracket के स्क्वायर, अंदर। हाँ वो रैशनलाइज किया है उन्होंने। एक्चुअल में है क्या, f इज इक्वल्स टू g स्मॉल m कैपिटल M, ये देखो r e क्यूब वैसे लिखा है। अगर हम रेडियस ऑफ द अर्थ हम ले तो r e लेंगे, और अगर ये mr जितनी ही रेडियस ले तो स्मॉल r लेंगे। तो स्मॉल r लिया तो यहाँ पे आ गया डायरेक्टली r, और वो कट हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने r e लिया, r e क्यूब, नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ वो ब्रैकेट में अंदर वो कौन सा r है? ये हाँ दैट दे हैव 4/3 पाई r क्यूब वाला जो फॉर्मूला है हमारा, तो 4/3 पाई भी p लिखा है, तो आई थिंक देयर मे बी अ मिस्टेक, रो की जगह उन्होंने ये लिख दिया है, देखो, ओके। 4/3 रो r क्यूब 4π/3 r e क्यूब रो, दैट व्हाटएवर, हम जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, हमारा जो फॉर्मूला है वो हम लेके आ जाएंगे, ओके। सो ये हमारा आ गया f इज इक्वल्स टू g कैपिटल M, देखो हमारा फॉर्मूला g कैपिटल M r की वैल्यू, तो कैपिटल M r की वैल्यू क्या आ गई 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो, एंड देन स्मॉल m इनटू r स्क्वायर, डन। तो ये हमारा f का फॉर्मूला आ गया। अब ये क्या बोल रहे हैं, देखो, इफ द मास m इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि अगर जो मास m है वो अर्थ की सरफेस पर ही सिचुएटेड हो, ओके, अर्थ की सरफेस पर ही सिचुएटेड हो, तो अगर अर्थ की सरफेस पर सिचुएटेड है तो फिर r इज इक्वल्स टू आर ई हो जाएगा, दोनों सेम ही हो जाएगा, ओके। सो देखो f इज इक्वल्स टू g, ओके। यहाँ पे उन्होंने एक f इज इक्वल्स टू g कैपिटल M r की वैल्यू मैंने लिख ली, सो 4/3 क्यूब रो GME इज इक्वल्स टू GM कैपिटल ME, तो कैपिटल ME मतलब अर्थ भी लिया है उन्होंने वापस, वो 4p/3r को उसकी जगह रखा है। ME कैपिटल ME अपॉन r क्यूब। एक मिनट देखो, ये हमारा फॉर्मूला क्या है, ये FGMR स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं कि MR की वैल्यू यहाँ पे डाल रहे हैं, तो MR की वैल्यू हमने डाल दी, ये रही MR की वैल्यू हमने डाल दी, राइट। अब वैसे ही ME की वैल्यू हमारे पास है ना, क्या है 4/3 पाई r e क्यूब, ओके। ME की वैल्यू इनटू रो, डन। ये है हमारे पास, समझ में आया, पक्का। ये ME का, ये तो हमने वैल्यू पुट कर दी, डन। अब इन्होंने क्या किया, देखो ये डायरेक्ट करते हैं इसलिए कंफ्यूज हो जाता है। अब क्या किया है 4/3 पाई रो, ये यहां पर भी है, डन। तो ये वैल्यू हम वहां रखेंगे, देखो 4/3 पाई रो, डन। उसकी जगह मैं ME लिख रहा हूं, तो F देखो पहले उसको ही अलग कर देते हैं, G 4/3 पाई r क्यूब रो स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर। और बाकी क्या रहा, मैंने क्या क्या नहीं लिखा, 4/3 पाई r, डन। देखो G
देन आर क्यूब, देन एम, तो 4/3 पाई रो r²। समझ में आया? ये और ये सेम है, पक्का। अब ये जो है 4/3 पाई रो, 4/3 पाई रो, इसकी जगह में क्या लिख दूंगा? एम ई। एफ इज इक्वल टू जी, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? एम ई बाई आर ई क्यूब लिखेंगे। सो जी आर क्यूब स्मॉल एम डिवाइड बाई r²। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का क्या हो गया? क्यूब। समझ में आया क्या किया? हाँ समझ आया। पक्का? हाँ। ओके। अब ये देखो, ये स्क्वायर और ये हट गया, डन। तो फॉर्मूला क्या है? जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई का क्यूब, और ये एक आर है ना अभी, एक आर। तो देखो आ गया, ये आ गया, समझ में आया? ये समझ में आया पक्का? ओके। क्या किया है हमने? देखो थोड़ा भी कंफ्यूज मत हो जाओ। हमने क्या किया है? हमारा एफ का फॉर्मूला है जी एम ई एम अपॉन से आर ई का स्क्वायर, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। ओके। अब वो जो हमारी फिगर है उसके अकॉर्डिंगली हमारा फॉर्मूला क्या है? जी कैपिटल एम आर इंटू एम अपॉन आर, ये है। अब देखो, अब ध्यान से, एम आर की वैल्यू क्या है? उसका मास, मास इज इक्वल्स टू उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। और वैसे ही एम ई की वैल्यू क्या है? 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो, डन। एम आर की ये वैल्यू यहां डालेंगे। सो एफ इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन r², और एम आर की जगह ये पूरा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू पी नहीं रो, डन। ओके। ये बुक में जो पीवी है वो सब तुम चेंज कर दे, ये समझ गए? अब यहां पर हम बोल रहे हैं कि 4/3 पाई रो, 4/3 पाई रो की वैल्यू है एम ई बाई आर ई क्यूब। तो 4/3 पाई एंड रो, इतने की वैल्यू क्या है? एफ इज इक्वल्स टू जी एम। अब देखो ये आर ई स्क्वायर और ये क्यूब खत्म। ओके। तो यहाँ ऊपर क्या बचा? सिर्फ एक आर, नीचे यहाँ कुछ नहीं बचा। अब 4/3 पाई रो, 4/3 पाई रो की वैल्यू क्या है? एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का क्यूब। आ गया? समझ में आया पक्का? डन। अब इफ द मास, अब क्या बोल रहे हैं कि अगर हम ये छोटी अर्थ के अंदर अंदर जाके हमने जो स्मॉल आर रेडियस लिया वो ना लेके हम अगर अर्थ की रेडियस ले ले तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ही हो जाएगा। अगर आर इज इक्वल टू आर ही हो गया तो यहाँ आर ही लिखो, तो ये आर ही कट हो जाएगा, डन। तो ये आ गया आर ही का स्क्वायर। अब देखो, अब कुछ नहीं है, हमारा फॉर्मूला क्या आया हमारा? डायरेक्टली देखो, एफ इज इक्वल्स टू F is equals to G M E M अपॉन R E का स्क्वायर, डन। ये फॉर्मूला आया। अब जो F है ये M को ये साइड ले आओ, ये छोटा m, F बाई M इज इक्वल्स टू G M E अपॉन R E स्क्वायर। हमारा सेकंड लॉ F इज इक्वल्स टू mg है, तो F बाई एम इज इक्वल्स टू जी होता है। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ G इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर, डन। समझ में आया? तो ये डिराइव करो, ऐसा पूछ सकते हैं, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन जी इज रेडीली मेजरेबल, आर ई इज अ नोन क्वांटिटी। अब देखो आर ई तो नोन क्वांटिटी है, ओके, रेडियस ऑफ द अर्थ नोन क्वांटिटी है, जी भी हम 9.81 लेते हैं। कैपिटल जी कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट से हमने ढूंढ लिया था 6.67 इंटू 10⁻11 वाली वैल्यू, तो कैपिटल जी भी है। तो फिर तुम्हारे पास जी है, ये आर ई है, सब कुछ है, तो इसके बेस पे तुम मास ऑफ द अर्थ ढूंढ सकते हो।
अदरवाइज कोई मेजर करने गया था क्या कि भाई ये रहा वेइंग स्केल, उसके ऊपर अर्थ रख दो तो इतना मास ओके तो इसी की वजह से कैवेंडिश ने ये कैपिटल जी किसने ढूंढा था, कैवेंडिश ने ढूंढा था। तो इसी की वजह से ऐसा बोला जाता है कि कैवेंडिश ने अर्थ का वेट किया है। क्यों? क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट के बदौलत, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, हिज हार्ड वर्क, वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ। ओके सो देखो यहाँ पर लिखा है The measurement of G by the Cavendish experiment combined with the knowledge of G and RE enables one to estimate ME. This is the reason why there is a popular statement regarding the Cavendish weighed Earth. Okay. इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि कैवेंडिश ने क्या किया, अर्थ का वेट किया। Okay. समझ में आया? सो ये हमारी थियरी है। क्या किया देखो, सिंपली सबसे पहले अब तुम्हें लिखने की बात, ये समझने की बात थी, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिखने की बात है। कैसे लिखे तो देखो एकदम सिंपल, क्या करना है सबसे पहले तो पहले अर्थ ले लो बोल। ओके अर्थ ले लिया, अब बोल रहे हैं कि नाउ सपोज वी आर टेकिंग अ पॉइंट और से ऑब्जेक्ट हुज मास इज स्मॉल m is outside the earth surface, तो outside the earth surface लिया, outside the earth surface लिया, so we can say that okay हमने समझ तो लिया, और अगर तुम्हें समझाना हो तो छोटे में एकदम ब्रीफली समझा दो, जो मैंने वो बताया ना कि y कंपोनेंट x कंपोनेंट कि टोटल मास विल बी कॉन्सेंट्रेटेड at the center because y component is there, x component is negligible. ओके एक दूसरे की इफेक्ट को निगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर एक दूसरे की इफेक्ट को निगलेक्ट कर दे सो देन इट विल बी कैंसल। ओके डन। सो दैट वी हैव डिस्कस्ड के बाहर पॉइंट होता ऐसा है। फिर हमने बोला उसमें 3-4 पॉइंट है, मैंने बोला एक ही पॉइंट लिख दो। फिर हमने बोला कि पॉइंट अंदर ले लो, तो व्हेन वी आर टेकिंग पॉइंट इनसाइड देन वी आर टेकिंग स्मॉल r रेडियस। ओके अब अर्थ को वो जितना रेडियस r है उतनी अर्थ के मास को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल M R। उसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, 4/3 पाई r क्यूब लगाएंगे, डेंसिटी लगाएंगे, और मास ऑफ द टोटल अर्थ भी फाइंड करना हो तो भी हम वही फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। फोर्स का फॉर्मूला ले लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, उसमें mr की वैल्यू रखी। mr की वैल्यू रखने के बाद me के टर्मिनोलॉजी में भी हम वैल्यू लेके आ गए। ओके फिर हमें एक f का फॉर्मूला मिला। f के फॉर्मूला में अब हम बोल रहे हैं कि r अगर हम रेडियस ऑफ द अर्थ ही ले तो r इज इक्वल्स टू r ही हो जाएगा, तो वो कैंसल्ड आउट हो जाएगा। एंड स्मॉल r इज इक्वल्स टू r ही, अगर हमने अर्थ की सरफेस ही ले ली तो ये जो नीचे क्यूब था वो कट होके स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया g m e m मतलब r स्क्वायर, और वो जो f बाई स्मॉल m था उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, स्मॉल g। सो g का फॉर्मूला हमारे पास आ गया g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r, g m बाई r स्क्वायर। डन, समझ में आया? ओके सो ये हमारी पूरी थियरी थी। नाउ नेक्स्ट थियरी इज अबाउट कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ये जो g की वैल्यू है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर वाली एक थियरी है और अर्थ की सरफेस से एक नीचे वाली थियरी है, दैट वी विल डिस्कस। एक ब्रेक लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं।